नमस्कार दोस्तों। 80 साल की सोनिया गांधी कह रही हैं कि 20 साल पहले भी हम गरीबों के हक के लिए लड़े थे, देश के लोगों के हक के लिए लड़े थे और अब फिर हम देश के गरीबों के हक के लिए, पीड़ितों के हक के लिए, दबे कुचलों के हक के लिए फिर से लड़ेंगे और लड़ के इस देश को बताएंगे कि वास्तव में देश के लिए कौन सोचता है। जी हां, सोनिया गांधी कह रही। तो उधर नरेंद्र मोदी की यह स्थिति है कि उन्हें सपने में भी कांग्रेस याद आती है, राहुल गांधी याद आते हैं और उससे इतना डरे हैं कि कहां क्या बात कह रहे हैं उसका उन्हें खुद अंदाजा नहीं होता है। तीसरी तरफ अडानी के लिए पागल हो चुके नरेंद्र मोदी अब इस देश के ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े जंगलात को भी खत्म कर देने, बर्बाद कर देने के लिए तैयार बैठे। देश के तमाम और एयरपोर्ट और पोर्ट उन्हें देने के लिए तैयार बैठे हैं, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। यानी एक देश के लिए संघर्ष कर रहा है और एक अडानी के लिए कर रहा है। एक देश के अंदर नफरत फैलाने का काम कर रहा है, एक देश और दुनिया के अंदर मोहब्बत की दुकान खोलने का काम कर रहा है और फिर से एक गुट निरपेक्ष आंदोलन बना के फिर से उन देशों को एक करके भारत को दुनिया की महाशक्ति बनाने की तरफ बढ़ रहा है। जी हां, यह सब कुछ हो रहा है तब मैं आपसे बात कर रहा हूं। शुरुआत इसी बात से करता हूं कि नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं पश्चिम बंगाल और वहां कहते हैं कि मोदी कांग्रेस की गलतियां सुधार रहा है, कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को छूट दी, हम उन्हें पहचान कर बाहर कर रहे हैं। जब वह यह कहता है कोलकाता में, तब आता है कि क्या सही में ऐसा है। तो आप याद करिए, अभी जब छत्तीसगढ़ का और झारखंड का चुनाव था, उस दौरान भी नरेंद्र मोदी घुसपैठिया घुसपैठिया चिल्ला रहे थे। एक घुसपैठिया नहीं खोज पाए, सिंगल घुसपैठिया। और जब बिहार का चुनाव था तब भी वो घुसपैठिया घुसपैठिया चिल्ला रहे थे। एसआईआर करा डाला, तमाम लोगों के नाम काट डाले, लेकिन घुसपैठिया नहीं खोज पाए। सुप्रीम कोर्ट को एक घुसपैठिए का नाम नहीं बता पाए। और जब यह नहीं कर पाए हो तो निश्चित रूप से आता है अब किस घुसपैठिए की बात कर रहे हैं। उस पश्चिम बंगाल में वो यह बात कह रहे थे जहां पिछले 48 साल से, जी हां 48 साल से, जहां 48 साल से कांग्रेस सत्ता में नहीं है। 48 साल पहले 1977 में सिद्धार्थ शंकर रे वहां के लास्ट मुख्यमंत्री थे। उनके बाद से वहां पर कभी भी कांग्रेस सत्ता में नहीं आई। कभी वामपंथी थे और अब तृणमूल कांग्रेस है, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस वहां सत्ता में नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी वहां कांग्रेस को बता रहे हैं कि वो घुसपैठिए ले आए। और वो कहते हैं, जैसे कहते हैं राहुल गांधी का नाम लेने की तो हिम्मत नहीं होती है, जैसे वो ट्रंप का नाम नहीं ले पाते हैं, जैसे वो पाकिस्तान का नाम नहीं ले पाते हैं, चीन का नाम नहीं ले पाते हैं, वैसे ही वो राहुल गांधी का भी नाम नहीं ले पाते। तो उसी तरीके से तंज कसते हुए युवराज कह के और न जाने क्या क्या कह के, शहजादे कह के उन्हें घसीटते हैं। राहुल गांधी तो शायद उस समय सन 77 में 5 साल के थे और 5 साल के या 7 साल के, तो वो 7 साल के राहुल गांधी को अब कह रहे हैं कि वो घुसपैठिया ले। घुसपैठिया कौन लाया? घुसपैठिया खुद में भाजपा है और भाजपा ही लेके आती है।
हमने देश के तमाम हिस्सों में देखा है कैसे उनके साथ मिलकर के क्या खेल करने का काम करते हैं, वो सामने दिखाई दे रहा है। जब वो कोलकाता में बोल रहे थे तब उनके हिम्मत नहीं हो रही थी वो कहे कि बांग्लादेश में हिंदू युवकों को मारा जा रहा है, बुरी तरह मारा जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं इसलिए क्योंकि वो हिंदू युवक। इस बात के खिलाफ प्रियंका गांधी बोलती है, इसके खिलाफ कांग्रेस बोलती है, लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं बोलते हैं। नरेंद्र मोदी की पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बोलते हैं, आरएसएस प्रमुख नहीं बोलते हैं। नरेंद्र मोदी किसको घुसपैठिया बताते हैं कि घुसपैठिए को खुली छूट दे दी? किसने दी है? नरेंद्र मोदी खुद 12 साल से केंद्र में सत्ता में और 2011 से तृणमूल कांग्रेस सत्ता में है पश्चिम बंगाल की। उसके पहले तो किसी ने कहा नहीं था कि वहां घुसपैठिया होता है। तो घुसपैठिया कहां से आ गए? जवाब तो नरेंद्र मोदी को देना चाहिए, वो है नहीं। अब आता हूं, इन्होंने घुसपैठ की है भारत की कल्याणकारी योजनाओं में और लगातार की है, और वो सब खत्म करके अडानी को इस देश का सब कुछ सौंपने के लिए लगे हुए। उसी कड़ी में इन्होंने इस देश के तमाम पोर्ट अडानी को दे दिए। इन्होंने डीटीएच, जियो और एयरटेल को दे दिया। पूरा टेलीकॉम इंडस्ट्री इन्हें दे दी। मीडिया इंडस्ट्री आज अडानी और अंबानी के कब्जे में है। एयरपोर्ट्स जो है अडानी के कब्जे में आ गए हैं। 11 और नए एयरपोर्ट देने की तैयारी है जो अडानी। इसके बाद में सीमेंट का पूरा मोनोपोली अडानी को दे दी गई। इसके बाद में एयरलाइंस की पूरी इन्होंने इंडिगो और एयर इंडिया को दे दी, बाकी सबको खत्म कर दिया। और इसके बाद में ऐप बेस्ड राइड जो है उबर और ओला को सौंप दी, यानी बाकी को सबको खत्म कर दो। सिनेमा स्क्रीन पीवीआर और इनॉक्स को सौंप दी। और इसके बाद ई कॉमर्स अमेजॉन और फ्लिपकार्ट को सौंप दी। और फूड डिलीवरी स्विगी और जोमेटो को सौंप दी। और इसके बाद क्विक जो कॉमर्स है वो ब्लैंकिट और जेप्टो को सौंप दी। और इसके बाद में डिजिटल पेमेंट गूगल और फोन पे को सौंप दिया। और इसी तरीके से मोदी गवर्नमेंट अडानी अंबानी के हाथ में आ गई, उनके लिए काम करती है। जब यह सब करती है तो आता है तो वो भारत के लिए सबसे बड़ा खतरनाक, दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ियों का जो श्रृंखला है अरावली, जो राजस्थान से लेके दिल्ली तक हरियाणा तक सबको, एनसीआर को सबको बचाती है और प्राकृतिक संरक्षण देती है। 1.5 लाख से ज्यादा पहाड़ियां हैं और इन पहाड़ियों पर 25% कब्जा कराया जा चुका है, इनकी चोटियों पे कराया जा चुका है। उन्हें खत्म कर दिया गया है 25% चोटियों को। और अब यह स्थिति है, जो नई परिभाषा गढ़ी है केंद्र सरकार ने, उसके पर्यावरण मंत्रालय ने, और उसको सुप्रीम कोर्ट भी बड़ी खुशी खुशी हां हां कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में संकट यह है कि अरावली यदि के पहाड़ियों को इस परिभाषा में लिया गया तो आने वाले वक्त में जो मानसून, जो पानी मिल जाता है राजस्थान को, वही राजस्थान जो कभी पानी के लिए तरसता था, श्रीमती इंदिरा गांधी ने उसको बढ़ाने के लिए अरावली की पहाड़ियों को संरक्षित किया और वहां इंदिरा नहर से लेके तमाम प्रोजेक्ट चलाए जिससे वहां पानी पहुंचा। आज वहां पर इनको खत्म करेंगे तो जो मानसून होगा वो मानसून चला जाएगा पाकिस्तान। जी हां, ये पूरी जा रही है, पूरी विशेषज्ञों की रिपोर्ट है और पर्यावरणविदों की रिपोर्ट है। इसको लेके दिल्ली से गुजरात तक 700 किलोमीटर में यह पहाड़ियों की श्रृंखला है
जो भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। अब आप सोचिए, भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला, उसे कानूनी परिभाषा में फंसाकर खत्म करने का काम पर्यावरण मंत्रालय कर रहा है। इसके लिए जो इन्होंने अनुमति दी है और जो 100 मीटर की परिभाषा तय की है, वह निश्चित रूप से इस देश, समाज, पर्यावरण, सब के लिए, आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए संकट खड़ा कर देगा। इस फैसले से पर्यावरणविदों की भी नींदें उड़ गई हैं। उसका कारण राजस्थान के 90% पहाड़ियां सुरक्षा घेरे से बाहर हो जाएंगी, जो संरक्षण उन्हें मिला हुआ था। और इससे खनन माफिया को वैध हथियार मिल जाएगा और वो खनन कर सकेंगे। यानी खनन माफिया को पूरा अधिकार देने, अडानी अंबानी का धंधा चलाने के लिए पर्यावरण तक को खत्म करने का काम किया जा रहा है। ये नरेंद्र मोदी की अपनी वाहवाही है। और जब यह हो रहा होता है तो निश्चित रूप से आएगा तो ये सरकार कर क्या रही है? ये सरकार मनरेगा खत्म कर रही है। इसी मनरेगा के लिए श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में 20 साल पहले से लड़ाई लड़ी जा रही है कि कैसे जो ग्रामीण गरीब हैं, मजदूर हैं, छोटे किसान हैं, उन्हें रोजगार की एक गारंटी दी जाए जिससे उनका जीवन स्तर सुधरे। इसको लेकर के लड़ाई लड़ी जा रही है। श्रीमती सोनिया गांधी इसके लिए कीन रही सदैव। और चाहे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार रही हो, उसमें भी उन्होंने मांग रखी और उसके बाद भी रखी। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार आई, तब भी उन्हें इसके लिए संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि उनकी ही पार्टी के या उनके सहयोगी पार्टियों के तमाम लीडर्स इसके लिए तैयार नहीं थे। लेकिन सोनिया गांधी ने लड़कर मनरेगा का कानून पास करवाया और ग्रामीण भारत के लोगों को महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार मिशन और ये जो मनरेगा का पास कराया, उससे लोगों को 100 दिन का रोजगार मिलने से, मिनिमम वेज निर्धारित होने से, केंद्र सरकार की मदद से इतना पैसा मिला कि तमाम जो खेतिहर किसान था या खेतिहर मजदूर था, उसको लाभ मिला, उसको एक आर्थिक मदद मिली, सहारा मिला। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने 365 दिन में सिर्फ 100 दिन रोजगार था, वह भी नहीं दिया, 50 दिन भी नहीं दिया अंततः, क्योंकि इस योजना को खत्म कर देना था। और वही हुआ। इस योजना से सिर्फ महात्मा गांधी का नाम नहीं मिटाया गया, बल्कि इस योजना के जरिए गरीबों के पेट पर लात मारी गई। और जो नया कानून उसकी जगह लेके आए हैं वीवी जी राम जी, उसमें जो है इन्होंने जो किया है, उसका मकसद ही सिर्फ एकमात्र है कि जो 40% का भार डाला जाएगा राज्य सरकारों के पास, वो कर नहीं पाएंगे और कोई राज्य यह योजना चला नहीं पाएगा, क्योंकि यह योजना असल में गरीब राज्यों के ही लिए ज्यादा लाभपूर्ण थी। अमीर राज्यों के यहां तो तमाम साधन थे, गरीब राज्यों के ही मजदूर वहां काम करने जाते। ऐसे में यह योजना इस तरह से यदि खत्म की जा रही हो तो निश्चित रूप से संकटदायक हो। वही हो रहा है। तब श्रीमती सोनिया गांधी निकल के आती हैं कि आपने यह जो कानून पास करके किया है, हम इसे मंजूर नहीं करते और हम इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, हर जगह लड़ेंगे, देश भर में लड़ेंगे। और इसकी शुरुआत कर दी है। सोनिया गांधी ने ऐलान कर दिया, उस 80 साल की सोनिया गांधी 84 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे कि हम 20 साल पहले भी लड़े थे और अब फिर लड़ेंगे, लेकिन हम गरीबों के पेट पर लात नहीं पड़ने देंगे। हम महात्मा का नाम कोई मिटाने की कोशिश करे, यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जब सोनिया गांधी यह कहती हैं तो घबराहट होती है नरेंद्र मोदी को, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने जिस तरह से किया है उससे उन्हें कितना भयंकर नुकसान होने जा रहा है।
तो वो सब डिरेल करने के लिए चर्चा घुसपैठिए पे आ जाते हैं। उस राज्य में आ जाते हैं जहां 48 साल से कांग्रेस ही नहीं, और कहते हैं कांग्रेस की भूल का हम सुधार कर रहे हैं, हम तो वो कर रहे हैं, उन्होंने घुसपैठिए। तो अब आता है, आपने आज तक सुधार नहीं किया है, आपने आज तक सिर्फ और सिर्फ अपराध किए हैं। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण इस देश में नोटबंदी है। आपने किया कि काला धन वापस आएगा, नशे पर, आतंक पर हमला होगा, और आपने कहा इससे नकली नोट खत्म होंगे, और इनमें से कुछ भी नहीं हो सका। उल्टा सब कुछ डबल ट्रिपल 4 गुना हो गया। उधर जीएसटी लेके आए, बेमेल जीएसटी लेके आए, और पूरी बुरी तरीके से इस देश के रोजगार को, व्यापार व्यवसाय को, उद्योगों को खत्म कर दिया, और चंद पूंजीपतियों के हाथ में सब कुछ सौंप दी, सारी ताकत आ गई। और इसके बाद आपने जिस तरह से योजना लेके आए, वो सारी योजनाएं आपकी फ्लॉप रही, चाहे मेक इन इंडिया हो, चाहे स्टार्टअप इंडिया हो, चाहे जो भी कुछ हो। और जनधन योजना से लेके सब कुछ आपने सिर्फ और सिर्फ बर्बादी में किया। आज देश जितनी बुरी स्थितियों में है वो अपने आप में लगता है। तो ऐसी स्थिति में जहां सोनिया गांधी इस देश में लड़ रही थी, उसी वक्त में राहुल गांधी दुनिया के मंच पर बता रहे थे। वो जर्मनी में जब बर्लिन में संबोधित कर रहे थे तो ये बता रहे थे कि आइडिया ऑफ इंडिया असल में क्या है। वो सिर्फ भारत के लिए नहीं, दुनिया के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आइडिया ऑफ इंडिया होगा तभी पूरी दुनिया उस राह पर चलेगी। और वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की उस नीति का, जो गुटनिरपेक्ष की नीति थी, जिसने भारत को दुनिया का सबसे कमजोर देश होते हुए भी सबसे सर्वशक्तिशाली देश बना दिया। तो अब आप सोचिए, जब हम उस दिशा में थे तो आज झूठे विश्व गुरु ने उसे गर्त में ढकेल दिया है कि आज कोई भी आता है और कुछ भी कह के चला जाता है। निश्चित रूप से चिंता का विषय है, और यह चिंता होनी ही चाहिए, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं, इसीलिए राहुल गांधी मिलते हैं तमाम सारे लोगों से। राहुल गांधी वहां के एक्स चांसलर के साथ में जिस तरह से, उसके अलावा राहुल गांधी वहां पर जब मिलते हैं, लोगों के साथ चर्चा करते हैं और दुनिया के मंच पे, तो घबराहट होती है, और यही घबराहट दिखाती है। कांग्रेस पार्टी मोहब्बत की दुकान खोलती है, वही राहुल गांधी वहां बताते हैं, और इसके उदाहरण भी देते हैं। डॉक्टर नुसरत परवीन थी, जो पश्चिम बंगाल से आती थी और बिहार में उन्हें नौकरी मिली थी। उनको नौकरी का नियुक्ति पत्र देते वक्त जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उसका हिजाब छीना था, उतारा था, निश्चित रूप से यह एक किसी भी महिला के लिए अपमानजनक था। और जब यह उन्होंने जबरन किया है, खुशी खुशी किया होता, वो भी हंस रही होती, बात ठीक है। उसने इस कारण से बिहार में नौकरी ज्वाइन करने से मना कर दिया, तो झारखंड की सरकार में जहां कांग्रेस भी साझेदार है, तो कांग्रेस के डॉक्टर इरफान अंसारी, जो वहां पर स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो खुद भी डॉक्टर हैं, उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया कि झारखंड सरकार डॉक्टर नुसरत प्रवीण को अपने यहां नौकरी देगी, और अपने यहां उसे नौकरी भी देगी झारखंड में। इसके अलावा मनचाही पोस्टिंग भी देगी, सरकारी फ्लैट भी देगी, और पूर्ण सुरक्षा और सम्मान के साथ देगी। तो यह कांग्रेस ने, राहुल गांधी की कांग्रेस ने संदेश दिया है। जी हां, अब आप बताइए, तो मोहब्बत की दुकान यूं खोली जाती है, झूठ नहीं होता कि आप कहें यह नहीं हुआ है। उधर हिंदू मारे जा रहे हैं, उस पर नहीं बोल रहे हैं, जो भारत सरकार को बोलना चाहिए, लेकिन प्रियंका गांधी बोल रही, कांग्रेस बोल रही, मोदी खामोश। यह इनका सत्य है, तो समझ लीजिए। जय